1 Part 2, Class 8 History Chapter 1 Part 2। हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम अवधिकरण कैसे तय करते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम अवधिकरण कैसे तय करते हैं, या हाउ डू वी सेट पीरियोडाइज, हम अवधिकरण कैसे करते हैं, कैसे तय करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या इसको में आपको क्या कि इसमें जो कहा गया इन 18 देखिए इन 1817 जेम्स मिल ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट यहाँ देखिए क्या स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड ए मासिव 3 वॉल्यूम वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन देखिए इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods: हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के इतिहास नाम एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है। फिर देखिए वाई डू वी, यहाँ पर क्या कि वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम। इट्स सेंट्रल फीचर हैज दे अपीयर टू अस सो द टर्म्स थ्रू which we periodize that is demarcate the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. देखिए यहाँ पर क्या कि इतिहास को हम अलग अलग खंडों में, देखिए यहाँ पर क्या कि इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों देखिए हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये सब अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। यहाँ देखिए क्या कि जो खास देखिए मिल थाउट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप अकॉर्डिंग टू इट्स टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। हिंदू एंड मुस्लिम despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practice dominated social life. ब्रिटिश देखिए यहाँ पर क्या कि ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. देखिए for India was not capable of progress without British help. अब आपको यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए इसमें जो आपको कहा गया मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले यूरोप के पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था था। देखिए मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अब आगे यहाँ पे जो कहा गया देखिए इन दिस आइडिया, यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। अब आगे यहाँ देखिए इतिहास की इस धारणा अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, सारा संसार में अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है। फिर
आपको आगे यहाँ देखिए क्या इन एनी केस, देखिए इन एनी केस यहाँ जो कहा गया इन एनी केस, यहाँ पर क्या इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री हैज हिंदू और मुस्लिम didn't a variety of faith exist simultaneously in these periods. So why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is it to suggest that the lives and practice of the others don't really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अब यहाँ देखिए अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर क्या कि इन देखिए यहाँ पर क्या इतिहास के किसी दौर क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। फिर देखिए मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. In that division, too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, and democracy, liberty, and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of the economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. देखिए अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहास के भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या, इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ पश्चिम से आई है। पश्चिम आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचार ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अब देखिए बहुत सारे इतिहास का इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब आगे इसमें जो का उसको थोड़ा सा देखिए, इसमें जो एक खास एक्टिविटी आपको दिया है उस एक्टिविटी को थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ देखिए आगे एक्टिविटी में आपको यहाँ पर लिखा ये गया है कि इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, नो डिवाइड देयर लाइफ इनटू डिफरेंट पीरियड्स एंड लिस्ट आउट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन ईच पीरियड, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर पीरियडाइजेशन। अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाइए। अब उनके जीवन के अलग अलग कालखंडों में बांटे और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाइए। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आप आगे जो आपको का उसमें आप थोड़ा सा देखिए व्हाट इज कॉलोनियल। देखिए उपनिवेशवाद क्या है, यहाँ पर उपनिवेशीकरण क्या है, औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशीकरण क्या है। यहाँ देखिए इसमें जो कहा गया कि इन दिस बुक यू बी रीड अबाउट द इन दिस बुक देखिए यहाँ पर इन दिस बुक यू बी रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कैम टू कन्क्वर द कंट्री एंड स्टेब्लिश देयर रूल, subjugating local nababs and rajas. You will see how they established control over the economy and society. They collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produce crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practice. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, and social and cultural changes, we refer to the process as colonization. इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था में समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज एवं तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है।
You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. लेकिन जल्दी ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर कथित नाम दिया गया है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया, हाउ डू वी नो की यह बात यहाँ पर आपको की गई, हम किस तरह जानते हैं, हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानते हैं, हाउ डू वी नो की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के इतिहास का कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस, यहाँ पर जो कहा एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, यहाँ पर क्या प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। यहाँ देखिए क्या देखिए वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वंस दिस वाज डन, देखिए थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। देखिए दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। देखिए यहाँ पर कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए द ब्रिटिश also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. So they set up record rooms attached to all administrative institutions: the village tahsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their records rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. देखिए यहाँ पर क्या अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पन्नों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उसने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। अब आगे यहाँ पे ये कहा गया कि लेटर्स एंड मेमोस दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू द ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रेडी इन द आर्काइव्स। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिपेयर और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिसर एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। यहाँ देखिए क्या कि ये जो आपको कहा गया 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। देखिए इन द अर्ली ईयर ऑफ, यहाँ पर क्या कि इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th century, देखिए यहाँ पर क्या इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कॉलीग्राफिस्ट दैट इज देखिए बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग बाय द मिडिल ऑफ द 19th century with the speed of printing multiple copies of these records were printed as proceedings of each government departments। यहाँ देखिए क्या कि उन्हें खुशनसीबी, उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते उन्हें के यहाँ पे कहा गया इन द अर्ली, यहाँ पे जो आपको इन द अर्ली 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर क्या है 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास यहाँ पर इन द अर्ली सेंचुरी दी डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट। एक मिनट रुके था सर। 19वीं सदी के यहाँ पर जो कहा 19वीं सदी के
देखिए हम कहा उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे। खुशन वीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई 19वीं सदी के मध्य तक आपको छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज की कई कई प्रतियाँ बनाई जाने लगी। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए एक आपको खास बात जो कहा गया यहाँ पर आपको है क्या एक इमेज आपको शो किया है। इमेज फॉर्म आप यहाँ पर देखिए क्या कि द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920 डिकेट्स। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। देखिए जब नहीं देखिए यहाँ पर क्या व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरेगर पैलेस। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। यहाँ देखिए क्या जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं में कितना भारी महत्व था। तो अब आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए। यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर है क्या कि रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट्स का एक रिपोर्ट आपके यहाँ पर है। देखिए गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट्स आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या इन 1926 द colonial government India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of reports the Home Department got from the different dockyards. देखिए यहाँ पर क्या कि सन 1946 में भारत को औपनिवेशिक सरकार शाही और भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रहे थे उनके कुछ नमूने इस प्रकार आपको हैं। देखिए बम्बई की बात यहाँ पर की गई है। जो बम्बई आपके यहाँ पर देखिए बम्बई अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फ्रॉम द आर्मी टू टेक ओवर द शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। यहाँ देखिए क्या कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है बम्बई में। यहाँ पर इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची देखिए यहाँ पर 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. All establishment are under military guard। देखिए यहाँ पर क्या 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोह भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी आपको है। फिर देखिए इसके बाद विशाखापट्टनम की बात आपको है। विशाखापट्टनम आपके यहाँ पर है। देखिए द पोजीशन यहाँ देखिए द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट ए फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। यहाँ देखिए विशाखा परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिस्सा नहीं हुए। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। अब यहाँ देखिए डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का ये आपको है। इसके बाद गृह राजनीतिक भारत सरकार की यहाँ इमेज आपको ये रिपोर्ट सा भारत सरकार। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया सर्वे देखिए यहाँ पर एक सर्वे आपको दिया गया। सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको यहाँ पर दिया गया। फिगर जो आप देखिए शरीफे का पौधा कास्टर एप्पल यहाँ पर आपको है। शरीफा का पौधा आपको 1770 का आपको प्लांट है। देखिए क्या बोटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेज। देखिए लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस स्पेसिमेंस। हिस्टोरियंस आर नो लुकिंग एट द वे सच इन्फॉर्मेशन वाज गैदर्ड एंड व्हाट दिस इन्फॉर्मेशन रिवर्स अबाउट द नेचर ऑफ कोलोनाइजेशन। यहाँ देखिए जो कहा गया उसमें देखिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहास के इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इस उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। फिर देखिए सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट की बात यहाँ पर की गई। सर्वे देखिए यहाँ पर क्या कि सर्वे का बढ़ता महत्व आपके यहाँ पर है। सर्वे का बढ़ता जो महत्व उसको यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वे बिकेम्स इम्पोर्टेंट। सर्वे का बढ़ता महत्व देखिए। सर्वे बिकेम इम्पोर्टेंट सर्वे का बढ़ता महत्व। देखिए यहाँ पर क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है।
अब यहाँ देखिए बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल देखिए बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू द मैप द इंटायर कंट्री इन द विलेज रिवेन्यू सर्वे देखिए रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड देखिए यहाँ पर द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी द सॉइल क्वालिटी द फ्लोरा द फौना द लोकल हिस्टोरीज देखिए यहाँ पर क्या कि बाय द देखिए यहाँ पर क्या कि flora and fauna, the local history and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. देखिए from the end of the 19th century census operation were held every 10 years. These prepare देखिए यहाँ पर क्या these prepare detailed records of the number of people in all the provinces of India. Noting information on caste regions and occupation. There were many other surveys, botanical surveys, zoological surveys, and archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys. देखिए औपनिवेशिक शासन द्वारा संरक्षण का चरण भी महत्वपूर्ण होता है कि अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राष्ट्रीय सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास एवं फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा आपको वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब देखिए व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल, मतलब आधिकारिक रिकॉर्ड से आधिकारिक रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। इसमें आपको देखिए क्या कि देखिए फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were, देखिए आप what they were interested in and what they wish to do preserve for posterity. देखिए these records don't always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. आगे यहाँ पे कहा गया देखिए रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम कुछ रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन आप देखिए क्या कि इसमें जो कहा गया क्या ये सारे सरकारी, देखिए यहाँ पर ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। आगे देखिए फॉर दैट, देखिए यहाँ पर क्या कि फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। देखिए दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड travels, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars. Has printing speed newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. देखिए इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता के बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा।
देखिए यहाँ पर क्या ऑल दीज, देखिए ऑल दीज सोर्स हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट फ्रॉम दीज वी विल नॉट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज ए मोर डिफिकल्ट टास्क। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कि yet this can be done if we make a little bit of effort, yet this can be done if we make a little bit of effort, when you read this book you will see how this can be done। आगे यहाँ पे कहा गया क्या, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन ये सारे, तो देखिए यहाँ पर क्या कि लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। आगे आप यहाँ पर देखिए क्या कि इसके बाद आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको यहाँ पर देख लीजिए। ये तो आपको इमेज आपको यहाँ पर शो किया, उस इमेज को यहाँ पर देखने, इस इमेज को आप यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं क्या चित्र 6 में आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप इमेज देखिए, मैपिंग एंड देखिए फिगर 6 में इंग्लिश में देखिए क्या कि मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, इन बंगाल ए ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंस 1832। यहाँ देखिए क्या कि बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में है। लेकिन यहाँ पर क्या कि नॉट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड टू एम्फेसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों के चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्र का इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोड़ देना चाहते हैं। अब आगे देखिए आपको देखिए एक फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है 1857 के विद्रोही। देखिए यहाँ पर क्या चैप्टर द रेबल्स ऑफ 1857। देखिए इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रिबेलियन। द कैप्टन देखिए द कैप्शन एट द बॉटम सेज देखिए म्यूटिनस सिपॉय, देखिए mutinous sepoy share the loot in British representation. The rebels appear as greedy, vicious and brutal. You will read about the rebellion in chapter 5। अब देखिए क्या कि तस्वीरों को बहुत भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अब यहाँ देखिए उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों के खाने लायक नहीं है। अब आगे क्या देखिए न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हियर इज ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस स्ट्राइक इन 1946। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। देखिए मोर देन 2000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their law and the bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen। देखिए दिल्ली में अब क्या कि है देखिए यहाँ पर एज द न्यूज स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन द मैन देयर आल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड। वन ऑफ द स्ट्राइक सेड द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। इवन a cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat। यहाँ देखिए दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों, दिल्ली में आपको 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन से बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताल का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये बात आपको यहाँ बता।
इसका देखिए एक्टिविटी है क्या, लुक एट, देखिए लुक एट सोर्स 1 and 2, डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन व्हाट यू ऑब्जर्व। देखिए सोर्स 1 और 2 को देखिए, क्या आपको प्रतिवेदन के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई दे रहा है, आप बताइए कि आपको क्या फर्क लगता है। इसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए लेट्स रिकॉल की बात, आपको कोई खास वर्ड्स भी आपको नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ है। लेट्स इमेजिन की बात यहाँ पर की, उसको देखिए कि यहाँ देखिए क्या है कि इमेजिन दैट यू आर ए हिस्टोरियन वांटिंग इट टू फाइंड आउट अबाउट हाउ एग्रीकल्चर चेंज इन ए रिमोट ट्राइबल एरिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच यू वुड फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं, आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाकों की खुद खेती में क्या बदलाव आए। इन जानकारियों को ढूंढने की विभिन्न तरीकों की सूची बनाई। अब आगे यहाँ पर कहता है देखिए, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी, व्यापार समाज तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, व्यापार से समाज तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें देखिए क्या, औरंगजेब, इसमें कहा गया औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल, औरंगजेब वाज द, देखिए यहाँ पर क्या कि औरंगजेब क्या कि देखिए औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया। आफ्टर his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms as powerful regional kingdoms emerged in various parts of India. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन हैज़ एन इफेक्टिव सेंटर। देखिए और मुगल बादशाहों में, देखिए यहाँ पे क्या कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था, जो उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी, जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। फिर देखिए बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बाय द सेकेंड हाफ, देखिए यहाँ पर जो कहा गया बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, हाउ एवर ए न्यू पावर वाज emerging on the political horizon, the British. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this came about. यहाँ देखिए क्या कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक राजनीतिक क्षितिज पर देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पर एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। फ्रॉम यहाँ पर आपको जो खास बात कही गई है, आप यहाँ देखिए फिगर 1 की बात यहाँ आपको कहा गया। देखिए बहादुर शाह जफर, ये फिगर 1, बहादुर शाह जफर एंड ही सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर उनके बेटे की गिरफ्तारी आपके यहाँ पर फिगर दिया गया है। आफ्टर औरंगजेब, देखिए आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. देखिए औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला।
अब आगे यहाँ पर देखिए एक जो इमेज है उसको देखिए, आगे यहाँ पर जो इमेज है वो आपको जो है 18वीं देखिए क्या कि रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। देखिए 18वीं सदी में भारत तक आने वाला रास्ते का यहाँ पर इमेज दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि मर्केंटाइल के बारे में, वाणिज्यिक, मर्केंटाइल मतलब वाणिज्यिक होता है, इसको समझिए। मर्केंटाइल आपके यहाँ पर वाणिज्यिक, ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू अ ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइस। मर्केंटाइल, ये मर्केंटाइल मतलब वाणिज्यिक होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को हम मर्केंटाइल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ईस्ट इंडिया, यहाँ पर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट की बात यहाँ पर की गई है। तब यहाँ पर आगे है, देखिए यहाँ पर क्या, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट मतलब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखिए इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग देखिए ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। दिस मींट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made a profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. देखिए सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्ट अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। हाँ, फिर आपको यहाँ का द रॉयल चार्टर, देखिए यहाँ पर क्या है कि द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन powers from entering the eastern market. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route in India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. लेकिन यह शाही देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो कहा गया, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक देखिए यहाँ पर क्या, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने की इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए द प्रॉब्लम वाज दैट
देखिए यहाँ पे क्या द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स द फाइन क्वालिटीज यानी द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप देखिए पीपल क्रॉप्स कार्डेमोम एंड cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies inevitable pushed up the prices in a prices at which देखिए आप at which these goods could be purchased and this reduce the profit that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating the rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies through the 17th and 18th centuries. They regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. देखिए ट्रेड वार यहाँ पे क्या कि ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. अब देखिए समस्या यह थी कि देखिए यहाँ पर क्या की समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी. एक जैसी चीज़ें ही एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी. यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी. इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी. यूरोपीय कंपनी देखिए यहाँ पर क्या यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने का मुनाफा गिरने लगा. अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे. लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस हौर ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी. 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और मार्च लेते जहाज़ों को आगे देखिए यहाँ पर क्या कि आगे बढ़ने से रोक देती. यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था. और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था. अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार मुनाफा कमाने की इन कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा. इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था. आइए देखिए कि यह कैसे हुआ. फिर आपको आगे कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल. आगे आप कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है. यहाँ देखिए द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे शुरू हुई. ठीक है. अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल. देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड. द फैक्ट्री हैड ए warehouse where goods घास लगे. यहाँ आपको देखिए ईस्ट इंडिया द इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप द बैंक्स. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम्स फैक्टर ऑपरेटेड. देखिए द फैक्ट्री हैड ए warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials sat. Has trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlements. 2 years later, it bribed Mughal officers into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free.
इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे शुरू हुई। देखिए कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस देखिए यहाँ पर क्या इस फैक्ट्री में आपको वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गाँव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाने लगा। देखिए कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखिए देखिए यहाँ पर द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्राइविलेज। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। दे रिफ्यूज टू पे, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal मुर्शिद कुली खान not protest? अब देखिए कि कंपनी ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, इसमें आगे आपको यहाँ पे इमेज भी आपको फरमान देखिए क्या होता है। फरमान एक अशाही आदेश है। फरमान ए रॉयल इडिक्ट, देखिए ए रॉयल ऑर्डर जिसे बोलते हैं। एक शाही फरमान आदेश, एक शाही आदेश को फरमान बोलते हैं। आप देखिए एक आपको इमेज भी जो किया गया है। लोकल बोर्ड्स बिडिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। तो मद्रास के जहाज़ों से देखिए के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र आपको 1867 आपको यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या, देखिए हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। यहाँ देखिए क्या कि व्यापार से युद्धों तक आपको देखिए चित्र 4 में रॉबर्ट क्लाइव का इमेज है। उसके बाद देखिए पपेट क्या होता है। देखिए पपेट मतलब कठपुतली होता है। पपेट मतलब क्या होता है, कठपुतली आपको होता है। लिटरेरी एड टू दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स। देखिए द टर्म इज यूज disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else। देखिए क्या किया, एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के अक्सर कठपुतली कहा जाता है। देखिए यहाँ पर डू यू देखिए यहाँ पर क्या देखिए क्या आप जानते थे डिड यू नो, क्या आप जानते थे डिड यू नो। देखिए क्या कि डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम। प्लासी इज एन देखिए एंग्लाइसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लासी एंड द प्लेस डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द प्लास ट्री नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रेड फ्लावर दैट यील्ड गुलाल। देखिए द पाउडर यूज इन द फेस्टिवल ऑफ होली। देखिए क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने और पलास के फूलों का कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें कहता है हाउ ट्रेड लेड्स टू बेटर। यहाँ देखिए व्यापार से देखिए हाउ ट्रेड लेड्स टू बेटर, व्यापार कैसे युद्धों को जन्म देती है। आपकी यह व्यापार से युद्धों तक की बात यहाँ पर करते हैं। इसमें जो खास बात है आपका देखिए थ्रो द अर्ली, देखिए यहाँ पर क्या कि through the early 18th century the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Wardi Khan and then Sirajuddin as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company a concession, demanded large
charge tributes for companies' right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification, accusing the company accusing the company of deceit. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his officials. यहाँ देखिए जो कहा गया कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे, तो उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी नहीं थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने कंपनी से आपको नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकतें कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों एवं उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर क्या द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिसर वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। इट वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अ विलेज एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स यहाँ पे क्या कि कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों के बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था। देखिए व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा रही। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उससे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कि द कन्फ्लिक्ट देखिए यहाँ पर क्या कि the conflict led to the confrontations. The conflict led to the confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. देखिए यहाँ पर क्या ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में आपको अब देखिए द बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध। यहाँ पर देखिए when अली वर्दी खान died in 1756। देखिए यहाँ पर क्या when अली वर्दी खान died in 1756, Sirajuddin became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privilege. So it tried, though without success, to help one of Sirajuddin's rivals, Sirajuddaular's rivals, become the Nawab. Infuriated Sirajuddin asked the company to stop meddling in the political affairs of his domination, stop fortification, and pay the revenues. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to English factory at Kasim Bazar, captured the company officer, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over company's fort there. अब यहाँ देखिए 1756 अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायत और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। अब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों का हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया।
फिर आगे देखिए क्या कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द हॉल ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिसर इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्राइब रैन देखिए री इनफोर्सड बाय नेवल फ्लीट्स प्रोलॉन्ग्ड negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led company's army against Sirajuddola at Plassey. One of the main reason for the defeat of Nawabs was that the forces led by the Mir Jafar, one of the Sirajuddaulah's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. अब यहाँ देखिए क्या कि कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेनाओं को इस नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद यहाँ पे क्या कि इसके बाद ये इसमें देखा कि इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी भी थी। मीर जाफर के टुकड़ों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए द बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ देखिए द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी ऑन इन इंडिया। अब यहाँ देखिए क्या कि द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी ऑन इन इंडिया। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कंपनी के प्लासी जंग इससे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर एक इमेज भी आपको शो के फिगर 5 में आपके यहाँ पर है क्या कि महान लिखे आपको क्या कि द जनरल कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया हाउस लीड लेडन हॉल स्ट्रीट द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड देयर मीटिंग्स इन द ईस्ट इंडिया हाउस ऑन लेडन हॉल स्ट्रीट इन लंदन। दिस इज ए पिक्चर ऑफ वन ऑफ देयर मीटिंग इन प्रोग्रेस। देखिए महान न्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बनी ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यह ऐसी एक सभा का चित्र है।